गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में करने वाले हैं पंजाब सिख साम्राज्य, उसमें भी राजा रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन। देखना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक परीक्षा के दृष्टिकोण से। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने 10 गुरुओं के बारे में, अन्य प्रशासन के बारे में, वहाँ का प्रांतीय प्रशासन क्या था, रणजीत सिंह के साम्राज्य में कितने प्रांत थे, उनका संचालन कैसे होता था, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से उसमें चर्चा की थी। आज हम डिटेल में जानेंगे सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन और न्याय पद्धति क्या थी, कि सबसे बड़ा न्यायालय किसका होता था और अपीलीय न्यायालय क्या था इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सैन्य व्यवस्था। देखना, राजा रणजीत सिंह की जो सैन्य व्यवस्था थी, इसकी जो प्रशंसा अंग्रेज अधिकारियों ने भी की थी। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड ओकलैंड सन 1838 में या 37 में जब पंजाब दौरे पर आए थे, उन्होंने विश्व की सबसे सुंदर सेना कहा था। यह भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे सुंदर सेना किसकी थी। जो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है वो थी राजा रणजीत सिंह की। और किसने ये कमेंट दिया था, किसका कहना था? लॉर्ड ओकलैंड का। तो सैन्य व्यवस्था में एक तो विश्व की सबसे सुंदर सेना, विश्व की सबसे सुंदर सेना, सबसे सुंदर सेना, ये कमेंट किसका था, किसने कहा था? लॉर्ड ओकलैंड ने। लॉर्ड ओकलैंड का ये कहना था। ये अंग्रेज अधिकारी थे। 1838 में ये पंजाब दौरे पर आए थे। जब ये पंजाब में आए थे, पंजाब दौरे पर, तब इनका ये कहना था कि ये विश्व की सबसे सुंदर सेना है, क्योंकि सेना के कई विभाजन किए थे, जैसे घुड़सवार या पैदल सैनिक, या इनके पास जो तोपखाने थे वो भी एक काफ़ी विकसित थे। तो तोपखाने सजाने के लिए अलग से एक यूरोपीय अधिकारी को नियुक्त किया गया था। नेवल इसके घुड़सवारी के लिए अलग, और जो पैदल सैनिक थे उनके लिए एक इटैलिक्स जो प्रशिक्षक था उसकी नियुक्ति की गई थी। तो सेना की कई कमान थी, कई भागों में विभाजित किया गया था। जैसे जो सेना थी, इसके एक नियमित और एक अनियमित सेना। जैसे फौज ए खास, क्या कहते थे इसको? फौज ए खास, फौज ए खास, या इसी का नाम था फौज ए आइन, फौज ए आइन, फौज ए आइन। आशीष, ये दोनों नाम एक ही थे, फौज ए खास और फौज ए आइन। दूसरा एक अनियमित सेना थी जिसका नाम था फौज ए बेकवायद, फौज ए बेकवायद, फौज ए बेकवायद। फौज ए खास और फौज ए बेकवायद, ये क्या थी? इसकी नियमित सेना, नियमित। और ये क्या थी? अनियमित, अनियमित। इसका मीनिंग क्या हुआ नियमित या अनियमित का? क्योंकि ये तो दरबार में रहती थी, इनका तो प्रशिक्षण और भर्ती सब राज्य की तरफ से होता था। लेकिन ये जब आवश्यकता पड़ती थी इसमें, तब फौजे बेकवायद को वहां पर इंगेज किया करते थे, क्योंकि इसमें कुछ किराए की सेना भी थी और कुछ युद्ध में पकड़े गए सैनिक थे जिनसे मिलकर एक सेना बनाई थी राजा रणजीत सिंह ने। तो पहले हम बात करते हैं फौजे खास के बारे में। इसे आप नोट कर रहे हैं साथ साथ? अच्छा, फौजे खास, फौजे आइन, ये दोनों नाम एक ही हैं, नियमित सेना और ये अनियमित सेना। आगे बढ़ते हैं। जो पहले नंबर की थी फौज ए खास, फौज ए खास, फौज ए खास या फौज ए आइन, फौज ए आइन। इसे कई भागों में वर्गीकृत किया गया था। जैसे इसमें पहला था घुड़सवार, यानी कि घोड़ों की सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, और एक थी इसमें तोपखाने, एक अश्व सेना, अश्व सेना भी आ जाएगा इसमें। पैदल सैनिक, इन्फेंट्री, पैदल सेना। और नंबर 3 या सी कहिए, तोपखाने, तोपखाने। तोपें विकसित थी, ऐसी बताते हैं लगभग 312 के करीब तोपें थी उसकी सेना में, राजा रणजीत सिंह की, जिसमें बड़ी और मध्यम वर्गीय थी। खैर, बात करते हैं अश्व सेना की। अश्व सेना के लिए एक अंग्रेज अधिकारी था, सॉरी यूरोपीय अधिकारी, जो फ्रांस का था, जिसका नाम था एलार्ड, जनरल एलार्ड की नियुक्ति की गई थी। इसके लिए कौन था? प्रशिक्षक, प्रशिक्षक।
इसके लिए प्रशिक्षक, क्या नाम था जो फ्रांस का था, फ्रांसीसी अधिकारी, जनरल एलार्ड। जनरल एलार्ड को नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रांसीसी अधिकारी कौन था, जनरल एलार्ड, जो अश्व सेना के लिए था। ओके। और पैदल सेना के लिए जो किया था वो बंतुरा को किया गया था, वो इटैलिक्स था एक। तो अश्व सेना का जो प्रशिक्षक था इसका नाम क्या था, जनरल एलार्ड। और इस प्रशिक्षण को कहते थे रक्स ए लुबाब, रक्स ए लुबाब, रक्स ए लुबाब। इसका मतलब होता है नर्तकी की चाल। रक्स ए लुबाब का मीनिंग क्या हुआ, नर्तकी, नर्तकी की चाल, नर्तकी की चाल। ये ड्रम की धुन पर एक प्रशिक्षण दिया करते थे रक्स ए लुबाब, यानी कि घोड़ों को भी प्रशिक्षण, घोड़ों को ऐसा ट्रेंड करते थे, ऐसा प्रशिक्षण देते थे कि जो उसका सवार होगा, सैनिक सवार, अगर वो घायल अवस्था में भी है तो उसको हर संभव बचाने की कोशिश करता था घोड़ा, वो नहीं कि वो गिराता था उसे, यानी कि सुरक्षित रखता था। जैसे नर्तकी चलती है उसमें तो यानी कि चाल ऐसी होगी जैसी नर्तकी की चाल होती है डांसर की, वो अपने सवार को सुरक्षित रखते थे। तो उसके लिए वर्डिंग क्या है, रक्स ए लुबाब ना, जिसको बोलते हैं नर्तकी की चाल। ये किसके लिए थी, घोड़ों के लिए। घोड़े को भी प्रशिक्षित किया जाता था। उसके लिए कौन अधिकारी था, फ्रांसीसी अधिकारी ये जनरल एलार्ड, इसके लिए नियुक्त था। दूसरा जो पैदल सेना थी, पैदल सेना, पैदल सेना, पैदल सेना के लिए एक इटैलिक्स था, इटली का अधिकारी, इटली अधिकारी या प्रशिक्षक, इटली के अधिकारी बंतुरा, बंतुरा को नियुक्त किया गया था। नाम क्या था, बंतुरा। तो बंतुरा ने पैदल सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया था सबसे पहले, जिसमें हर सैनिक को लाल कुर्ता, नीला पजामा और एक काली टोपी और एक बेल्ट होती थी, जो पेटी होती थी बेल्ट, वो चमड़े की, काले चमड़े की बनी होती थी। तो क्या इसने लागू किया, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड लागू किया। ड्रेस कोड में क्या हो जाएगा, जैसे कमीज या कुर्ता होता था, कमीज, कमीज, और यहाँ ये क्या आ जाएगा, पैंट, और ये टोपी, टोपी और बेल्ट, बेल्ट। कमीज क्या होती थी, किस कलर की, रेड, लाल रंग की कमीज होती थी, लाल। पैंट नीला, नीले रंग का पजामा या पैंट ना, ट्राउजर टाइप में। टोपी क्या होती थी, काली टोपी, काली। और उनकी जो बेल्ट थी, पेटी, पेटी का कलर कैसा था, ये भी काला था, काला। ये चमड़े की होती थी, चमड़ा, काले चमड़े की बनी होती थी। ये ड्रेस कोड था। पहाड़ी सेना में सबसे पहले ऐसे राजा रणजीत सिंह थे जिनकी सेना में एक ड्रेस कोड भी लागू किया गया था। तो कमीज का रंग लाल कुर्ता या कमीज और नीली पैंट, उसमें काली टोपी और बेल्ट भी उसमें चमड़े की काली होगी। ये किसने लागू किया, इटली जो अधिकारी था, इटैलिक्स, इसका नाम क्या था, बंतुरा। तो पैदल सैनिकों के लिए बंतुरा, घुड़सवारी के लिए एलार्ड। अब नंबर 3 बात आती है तोप खाने की। इसमें 4 प्रकार के तोप खाने थे। ये कर लिया नोट आपने, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा इसमें कौन सा, तोप खाना, तोप खाना। तोप खानों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, फ्रांसीसी अधिकारी थे, फ्रांसीसी। एक अधिकारी का नाम था जनरल कोर्ट, जनरल कोर्ट, और दूसरा था कर्नल गार्डनर, कर्नल गार्डनर, कर्नल गार्डनर। ये 2 अधिकारी थे जिन्होंने तोपखाने सजाए थे, यानी कि तोपें कैसी होनी चाहिए। तो 4 प्रकार की तोपें हुआ करती थी, 4 टाइप्स थे इसके, 3 और 4, 4 प्रकार की तोपें थी। पहला जो इसमें तोपखाना था, तोपखाना, तोपखाना ए पील, तोपखाना ए पील। पील का मतलब होता है हाथी, हाथियों पर लादे जाने वाले तोपखाने। ऐसे भी तोपें थी जो हाथी के ऊपर लादी जाती थी, तोपखाना ए पील। दूसरा होता था तोपखाना
तोफखाना जम्बूरक, 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 जम्बूरक का मतलब होता है ऊंट, ऊंटों पर लादे जाने तोफखाने। भारत का एक नाम भी है जम्बूद्वीप, ऊंटों का देश, ठीक है ना। तो जैसे आर्यवर्त भी नाम है भारत का, जम्बूरक भी नाम है, और एक मुजवंत भी नाम है। मुजवंत मीन्स जड़ी बूटियों का देश, है ना, लैंड ऑफ द हर्बल्स। नंबर 3 आ जाएगा इसमें, तोफखाना है अस्पा, तोफखाना है अस्पा। अस्पा का मीनिंग होता है घोड़ा, घोड़े पर लादे जाने वाले। और एक होता था तोफखाना है गवी, तोफखाना ए गवी। गवी का मतलब जो सैनिक होंगे अपने कंधों पर लाद कर चलते थे, जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है उस टाइप का। तो तोफखाना पील क्या था, हाथियों पर, हाथियों पर लादे जाने वाले, लादे जाने वाले तोप, तोपें, ऐसी तोपें जो हाथियों पर लादी जाएंगी। जम्बूरक का मतलब ऊंटों पर, ऊंटों पर लादे जाने वाले तोपखाने। नंबर 3 अस्पा का मतलब घोड़ा, अश्व, घोड़ा, है ना, अस्पा किसे बोलते हैं, घोड़ा, घोड़े पर लादे जाने वाले तोपखाने। और नंबर 4 हो जाएगा तोपखाना एक गवी। गवी का मीनिंग होता है जो सैनिक लेकर चलेंगे, सैनिकों के ऊपर, सैनिकों पर, सैनिक अपने हाथ में लेकर चलेंगे। वो छोटे होते थे, मध्यम वर्गीय। कुछ विद्वानों का कहना है कि तोपखाना भी अत्यंत विकसित था राजा रणजीत सिंह का। इसमें 2 प्रकार के तोपखाने थे, एक तो उच्च क्वालिटी के और एक मध्यम वर्गीय, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, यानी कि बड़े तोपखाने और मध्यम स्तर के तोपखाने। तो इनकी संख्या बताई गई है, संख्या, संख्या कितनी, लगभग 312। 312 के अगर 2 भाग करते हैं, लगभग ये 122 और 190, 190, 190 2 112 कितने हुए, 200, 312 हुए, है ना, 122। तो ये क्या थे, ये तो बड़े तोपखाने थे, बड़े तोपखाने, और ये मध्यम वर्गीय थे, मध्यम। टोटल संख्या कितनी, 312 जो तोपखाने थे। तो 3 प्रकार की सेना कौन कौन सी हुई, जो एक तो नियमित सेना, अनियमित। नियमित में 3 टाइप्स हुए, एक तो अश्व सेना, घोड़ों की सेना, पैदल सैनिक, और एक तोपखाने ना। तो तोपखाने के लिए 2 अधिकारी कौन कौन हुए, एक तो जनरल कोर्ट और दूसरे हुए थे इसमें गार्डनर। पैदल सैनिक के लिए कौन से, जो बंतुरा इटली के थे, और फ्रांस के एलार्ड किसके लिए थे, घुड़सवारी के लिए। घोड़ों के प्रशिक्षण को क्या कहते थे हम, रक्ष ए लुबाब। रक्ष लुबाब का मतलब क्या हुआ, जो नर्तकी की चाल, यानी कि उनकी चाल बहुत ही सॉफ्ट होती थी, अपने सैनिक को नहीं गिरने देते थे। ड्रेस कोड लागू करने वाली सेना कौन सी बनी थी, पहाड़ी सेना, जिसको खालसा सेना भी कहते हैं, पहाड़ी सेना या राजा रणजीत सिंह की सेना, एक ही बात है, 3 वर्डिंग। ड्रेस कोड में क्या था, जो कमीज थी कुर्ता रेड कलर का, लाल, और जो पैंट थी पजामा वो नीले रंग का, टोपी ब्लैक होती थी और बेल्ट भी ब्लैक ही होती थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्व विभाग की। फिर तोपखाना, क्या था, तो सैनिक हुआ है, सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। अब राजस्व देखते हैं, यानी कि टैक्स, ये टैक्स कैसे लगाते थे और टैक्स कितने प्रकार के होते थे। तो टैक्सेशन में देखते हैं, राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, रिवेन्यू सिस्टम, रिवेन्यू सिस्टम, रिवेन्यू सिस्टम। आय के साधन क्या थे, मुख्य रूप से आय का साधन कराधान, राजस्व, है ना, जो एक साल की आय पर लगता था। तो राजस्व व्यवस्था में जो ये टैक्स लेते थे, कर की दर, कर की दर, ये 33% से और 40% तक। 33% का मतलब क्या हुआ, 1/3 भाग से, 1/3 भाग से लगभग 2/5, पांचवा भाग, 1/3, 33%। कहीं पर ये 30 भी लिखा हुआ है, 30%, 30 and to 40%।
तो कहीं पर 30 लिया गया है, क्योंकि नीलामी व्यवस्था भी शुरू थी। तो जो ऊंची बोली लगाने वाले लोग होते थे ठेकेदार, वो अधिक टैक्स वसूलते थे। मतलब उन्हें 30 वसूलना है और 40 भी, फिर तो 40 ही वसूलेंगे। और लगभग 1 वर्ष का जो टैक्स था राजस्व, राजा रणजीत सिंह का जो राजस्व था 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का राजस्व वसूलते थे, जो एक बहुत बड़ी रकम थी अपने आप में। कैसे वसूला जाएगा? इसकी 3 व्यवस्था थी। 3 व्यवस्था, 3 व्यवस्थाएं क्या थी? जैसे नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1 क्या था इसमें? बटाई व्यवस्था या बटाई पद्धति। बटाई पद्धति। नंबर 2 हो जाएगा कनकूत पद्धति या कनकूत व्यवस्था, कनकूत पद्धति। और तीसरा हो जाएगा नीलामी व्यवस्था, नीलामी व्यवस्था या नीलामी पद्धति। नीलामी पद्धति, ये 3 पद्धतियां लागू थी। क्वेश्चन है कि सबसे पहले राजा रणजीत सिंह ने कौन सी व्यवस्था लागू की, कराधान की या टैक्सेशन की? वो थी बटाई व्यवस्था। बटाई में क्या होता था? इसमें जो भी फसल या पैदावार होगी, उपज या फसल का 33% से 40% तक ये फसल के रूप में लिया जाता था। बटाई व्यवस्था में क्या? जो फसल के रूप में कर, फसल या उपज के रूप में कर, जो टैक्स देना था वो फसल के रूप में। जी, ये तो फसल के रूप में था, है ना। बाकी चांदी की मुद्रा जैसे वो चली थी ना, तेग, देग, फतेह, या फिर नानक शाही सिक्के भी चले हुए थे। वो जो 10वें गुरु थे उनके नाम पर जो प्रथम राजनीतिक गुरु हुए बंदा बहादुर, इनका नाम बंदा बैरागी भी था। तो बंदा बैरागी ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक नानक शाही यानी कि नानक प्रकार के सिक्के, और एक ये गुरु गोविंद सिंह के जो चित्र युक्त या उनके लिपि युक्त सिक्के थे वो चलन में थे। फिर चांदी के सिक्के बाद में चलाए गए सिख साम्राज्य में, इसमें तेग, देग और फतेह सिक्के चले थे, इनके रूप में लेते थे। लेकिन वो इसमें नहीं था। बटाई व्यवस्था में तो फसल या उपज, अगर किसी किसान के पास 100 कुंतल गेहूं उत्पादन हुआ है, 100 कुंतल में से लगभग 33 कुंतल सरकार को देना होगा। इस सरकार को बोलते थे खालसा सरकार। तो खालसा सरकार या राजा रणजीत सिंह के खजाने में जमा होता था। ठीक है जी। तो पहली पद्धति कौन सी थी? बटाई। बटाई पद्धति में फसल या उपज के रूप में टैक्स देना होता था, और ये टैक्स कितना था? 33% से 40%, कुछ भी हो सकता था इसमें। ठीक है। दूसरा, बटाई प्रथा के बाद हुई कनकूत व्यवस्था शुरू। कनकूत में क्या था कि अब उन्हें टैक्स वार्षिक नगदी के रूप में देना पड़ेगा। ये क्या था? नगद रूप में, नगद रूप में कर, नगद रूप में कर व्यवस्था। और तीसरी थी इसमें नीलामी, जो सबसे लास्ट में चली। नीलामी, कुछ ठेकेदार नियुक्त किए जाते थे ऊंची बोली लगाने वाले, जैसे किसी जागीर की हमें वो लेनी है, किसी जिले की कहिए, जिले को हम मिसल बोलते थे, या फिर परगना, अगर हमें उसकी टैक्स लेना है, वहां से टैक्स वसूलना है, तो एक ठेकेदार नियुक्ति होती थी। ठेकेदार की नियुक्ति या तो 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए नियुक्ति होती थी, यानी कि 6 वर्ष तक वो ऐसे ही टैक्स वसूलेगा। उसमें क्या थी कि ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। ये क्या थी? नीलामी या ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी, इसमें क्या था? ऊंची बोली लगाने वाले, ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार या व्यक्ति को ये व्यवस्था सौंपी जाती थी। जैसे होता है ना, यहाँ पर मेला में आपने देखा हो, तो मेले का एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया जाएगा, उसमें फिर जो ठेकेदार होगा, जब तक वो मेला चलेगा वो तहबाजारी करता है दुकानों से, है ना, दुकानों से वसूलता है। पर डे का भी होता है, पर वीक का भी होता है, पूरे मंथ का वो दे सकते हैं एक साथ ही। और ठेकेदार को क्या, उसे तो सरकार को एक ही बार देना पड़ेगा। तो ठेकेदार तो एक जो 6 वर्ष तक जिनके पास ठेकेदारी रहेगी, ये एक बार पेमेंट करेंगे। अब वो किसानों से वसूलते थे या जिनकी भी आय होती थी। अगर यह है ना कि कर व्यवस्था कितनी थी, वो कितनी 3 टाइप्स की होती थी। कौन कौन सी? एक तो बटाई व्यवस्था, कनकूत व्यवस्था और नीलामी व्यवस्था। 1 वर्ष की आय कितनी थी? और राजा रणजीत सिंह की लगभग 3 करोड़ रुपए। आय के अन्य और भी साधन थे, जैसे मनोरंजन पर भी कर लगाया, और जो सीमा शुल्क होता है, कस्टम ड्यूटी, अगर बाहर से आयात निर्यात करेंगे
उस पर भी टैक्स लगता था, वस्तुओं की बिक्री पर भी टैक्स लगता था। ये भी आय के साधन थे, लेकिन सबसे बड़ा जो आय का साधन था वो राजस्व व्यवस्था, यानी कि किसानों पर या जो भी आय जिनकी प्राप्त होगी उन पर लगने वाला कर होता था। ये क्या कर दिया भाई? ओके, आगे बढ़ा जाए। अब करते हैं हम इसमें न्याय व्यवस्था के बारे में। न्याय व्यवस्था, आकाश जी समझ आ रहा है आपकी? न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में क्या था, जो सबसे बड़ी अदालत होती थी उसको अदालत अल आला बोलते थे, और ये लाहौर में स्थित थी। समझो जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ, दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के अलाइड उनसे नीचे क्या आ जाएंगे, फिर हाई कोर्ट आ जाएंगे। हाई कोर्ट से कौन से, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, जैसे जिलों में होती है जिला न्यायालय। तो सबसे बड़ी जो अदालत थी इसे क्या बोलते थे, अदालत, अदालत उल आला, उल आला, अदालत उल आला। और ये कहां पर लगती थी, लाहौर में, लाहौर, लाहौर में इसका केंद्र था। ये सबसे बड़ी अदालत थी। आप ये समझिए जैसे उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन जो मृत्युदंड का अधिकार था केवल वो राजा ही दे सकते थे। राजा रणजीत सिंह को यह अधिकार था मृत्युदंड देने का, मृत्युदंड। सागर जी नोट कर लीजिए आप ये, मृत्युदंड देने का अधिकार, मृत्युदंड देने का अधिकार किसका था अधिकार, ये केवल राजा के पास, राजा रणजीत, राजा रणजीत सिंह ही केवल मृत्युदंड दे सकते थे, इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, किसी पर आर्थिक दंड लगाना है या कोई अंग भंग करना है, उनको पनिश देना है, वो नीचे की अदालत भी कर सकते थे। एक हमने पिछली वीडियो में वो दिखा था प्रशासनिक विभाजन या प्रांतीय विभाजन क्या होता है। जैसे अब हमारा देश है, देश कितने राज्यों में बटा हुआ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। उसके बाद में फिर राज्य किसमें बटे, मंडलों में, मंडल जिलों में बटे हैं, जिले किसमें, तहसील में, तहसील गांव में। ऐसे ही पहले क्या था, पूरा साम्राज्य। ये देखना आप, हाँ, प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन क्या था इसके बारे में देखते हैं। प्रशासनिक विभाजन सबसे पहले क्या था, साम्राज्य, साम्राज्य यानी कि पूरा एम्पायर, जिसमें 4 राज्य थे राजा रणजीत सिंह के शासनकाल में। कौन कौन से, पेशावर, मुल्तान, लाहौर और कश्मीर। तो साम्राज्य किसमें बटा था, प्रांत में, प्रांत यानी कि राज्यों में। और राज्य किसमें बटे थे, ये फिर आ जाएंगे ताल्लुक, सॉरी परगना आएगा पहले, परगनों में बटे थे, परगना। और परगना किसमें था, ताल्लुक में। और ताल्लुक गांव या मौजा में बटा था, या तो गांव, ग्राम, ग्राम को हम मौजा भी कहते हैं, ग्राम या मौजा। प्रांत का जो सबसे बड़ा एक अधिकारी था नाजिम, नाजिम। तो नाजिम प्रांतीय स्तर पर एक अदालत लगती थी, नाजिम का न्यायालय, इसका भी न्यायालय होता था अपना, न्यायालय। उसके बाद में परगने का होता था। तो परगने में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, कारकून बोलते थे उस अधिकारी को, कारकून, कारकून। तो कारकून का भी एक न्यायालय होता था, जो परगना, जैसे आप जिला कह सकते हैं इसको, जिला है ना। और कारकून को हम डीएम भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तुलना की गई है इसकी। ऐसे जो ताल्लुक है, ताल्लुक तहसील जैसा होगा, जैसे हमारी तहसील होती है ऐसे क्या ताल्लुक हो जाएगा। और ताल्लुक का प्रमुख ताल्लुकेदार या ताल्लुकेदार, इसकी तुलना एसडीएम से की गई है। जैसे एक डिवीजन का ये होता है डीएम, है ना, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एसडीएम की फुल फॉर्म होती है। और ग्राम स्तर पर एक क्या होती थी यहाँ पर, स्थानीय पंचायत कुछ भी, या पंचायत समिति, पंचायत, पंचायत निकाय, निकाय। जैसे अब भी ग्राम स्तर पर होती है, जिसके ग्राम प्रधान बनते हैं, तो ग्राम पंचायत। तो कोई पंचायत निकाय ऐसे हुआ करता था पहले, इसका भी एक प्रमुख होता था। तो यहाँ तो जो निर्णय देती थी, इसका भी न्यायालय था अपना, ये न्यायालय का कार्य करते थे, न्याय का। ये कौन निर्णय देते थे, कोई भी सिविल केस हो या कोई फौजदारी का केस है,
उसके ऊपर फिर ताल्लुकेदार का न्यायालय था। तो ये बड़े थे ये सभी। ऐसे जो लाहौर में था अदालत उल आला, ये एक अपीलीय न्यायालय, सबसे ऊपर जो न्यायालय अदालत उल आला, ये कहाँ पर था? लाहौर में। और प्रांतों में जो नाजिम का न्यायालय था ये भी एक अपीलीय न्यायालय था। ये एक के ऊपर एक न्यायालय होते थे ग्राम स्तर से। सबसे छोटी इकाई ग्राम या मौजा, उससे ऊपर ताल्लुक। एक ताल्लुके में लगभग 50 से 100 गांव हुआ करते थे। 50 से 100 गांव एक ताल्लुके में आते थे इतने। तो ये एक के ऊपर एक अदालत हो जाती थी। अंतिम रूप से अदालत कौन सी? अदालत उल आला। और इन सब के ऊपर फिर मैजिस्ट्रेट यानी कि फिर राजा। अगर बात मृत्युदंड की है तो मृत्युदंड कौन देगा? ये केवल मृत्युदंड देने का अधिकार राजा रणजीत सिंह के पास था, उसके अलावा कोई भी नहीं। निचली जो भी अदालतें होंगी और सब, वो केवल अपराधी पर आर्थिक दंड लगा सकती हैं या कोई भी शारीरिक पनिशमेंट दे सकती हैं, लेकिन मृत्युदंड नहीं। ठीक है, तो ये क्या थी? न्याय व्यवस्था। तो 3 व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था और हमने क्या? सैन्य व्यवस्था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो सैन्य व्यवस्था राजा रणजीत सिंह की। तो इसमें केवल इतना ही करेंगे, बाकी जो आंग्ला युद्ध होते हैं, आंग्ला सिखों के युद्ध, उनको हम एक अलग वीडियो में करेंगे कवर, चूंकि लेंथी हो जाएगी। कुछ इसमें अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी सब समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।